हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज आपका एग्जाम था गणित का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट यहाँ पर दिया गया है 822 सीबी। जिन स्टूडेंट का 822 सीबी सेट था, उसमें से फ्रेंड्स आज हम 20 जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं उन सभी को हम कंप्लीट कराएंगे। तो आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप उसे आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर 2025 गणित जो आज ही पेपर हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे। आप लोग इसको मिलाइएगा, आप कितने क्वेश्चन को करेक्ट किए हैं, ठीक है। उसके आगे फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी टाइम थोड़ा कम है, इसलिए यहाँ पर हम जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं इनको सबको अभी हम देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी फ्रेंड्स उसे हम फुल सोल्यूशन करवाएंगे, इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन बचे रहेंगे, ठीक है ना। तो आज ये जो 20 क्वेश्चन है इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे की वीडियो में हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि दिया गया है आप इसको जानते होंगे, खंड आज सेक्शन ए है जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसे हमें ओएमआर शीट में फिल करना रहता है। तो आप लोगों ने फिल किया होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है दो संख्याओं ए और बी का एचसीएफ 5 और उनका एलसीएम 200 है, तब ए और बी का गुणनफल है। तो फ्रेंड्स आप देखे होंगे जब हम यहाँ पर अनसॉल्व सॉल्व करा रहे थे तो उसमें फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे और हम आपको फार्मूला वीडियो भी दिए थे, उसमें इसका फार्मूला था। जो स्टूडेंट देखे थे उन ये क्वेश्चन को गलत नहीं किए होंगे। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम इसको समझ लेते हैं। देखिए पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला ये है, पहली संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू क्या है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये आपका फार्मूला है। अगर आपको फार्मूला याद रहा होगा तो आप इसको गलत नहीं किए होंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एचसीएफ ये दिया गया है, एलसीएम ये दिया गया है। कह रहा है इसमें दो संख्याएं ए और बी का एचसीएफ इतना है और उनका एलसीएम इतना है। तो कह रहा है ए और बी का गुणनफल, ए और बी क्या है, संख्या है। तो पहली संख्या ये हम मान लेते हैं ए गुणे बी, ये हो गया। और यहाँ पर एलसीएम कितना दिया गया है, 200 गुणे 5, ये हो गया। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है हमारे पास। इसको फ्रेंड्स आपको सॉल्व नहीं करना था, डायरेक्ट ही आपको यहाँ पर टिक लगाना था। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से है उसको सॉल्व कर लीजिएगा, दोनों सेम ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है इसमें संख्या 4√3 है, क्या है, एक पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोगों ने क्या टिक लगाया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, परिमेय, ये क्या है, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी अपरिमेय होता है। तो यहाँ पर ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या है। जिस स्टूडेंट की कॉपी हमारे पास है उसने यहाँ पर इनमें से कोई नहीं लगाया है, जो कि रॉन्ग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। इसमें दिया गया यदि 20-25 का एलसीएम 100 है तो एचसीएफ का मान होगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दो क्वेश्चन इसमें मैच कर रहे हैं, एक तो पहला क्वेश्चन, एक तो दूसरा क्वेश्चन। मतलब कि अगर आपको पहला फार्मूला ये याद होगा तो आप तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट किए होंगे। तो यहाँ पर इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हम आपको बता दिए हैं, तीसरा देख लेते हैं। उसमें तीसरे में क्या करना है आपको, तीसरे में कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए फार्मूला लिखा है, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं 20 और 25 ना। तो यहाँ पर लिखते हैं 20 गुणे 25, ये हो गया, इक्वल टू एलसीएम दिया गया है 100, ये हो गया। तो एचसीएफ का मान पूछ रहा है तो एचसीएफ यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 20 को 5 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा। अब इसको 5 से करेंगे तो यहाँ 5। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आया है, 5 आया है, जो कि यहाँ पर तीसरे का यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर ये डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, 4 नंबर क्वेश्चन। एक मिनट, सही से आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 1/x² प्लस 6 इक्वल टू 1/10। इसमें हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। 10 को इस साइड लेकर आइए और यहाँ पर इसको लिख लीजिए x² प्लस 6।
ये दिया गया है इतना। अब देखिए फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर 10 - 6 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 4 आएगा। अब देखिए एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो ये रूट में जाएगा तो +-4 हो जाएगा। रूट से इसको बाहर करेंगे तो +-2 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं +-2 ये दिया गया है, जो कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये बी ऑप्शन आपका राइट है। आप लोग मिला लीजिएगा कितना आप लोग राइट किए, कितना रॉन्ग किए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है यदि समीकरण इतने के मूल बराबर हैं तो सी का मान होगा। मतलब फ्रेंड्स, जब मूल बराबर होते हैं तो इसका कहने का मतलब क्या है कि मतलब इसका विवेक्तर जो होगा वो शून्य होगा। तो हम सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सी का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए नोट कर लेते हैं। 2x² -8x +c = 0, ये हो गया। अब देखिए इसका फार्मूला क्या है, हम आपको फार्मूला भी बताए थे, b² - 4ac = 0, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये क्या है, ये a है, a = 2, और यहाँ पर b = कितना है -8, और यहाँ पर c = क्या है, तो यहाँ पर ये c खुद ही दिया गया है, तो यहाँ पर c = c है। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसी की वैल्यू को हम रखेंगे, तो b की वैल्यू क्या है, -8 है, स्क्वायर कर दीजिए, -4 इंटू ए की वैल्यू कितना है, यहाँ पर 2 है, इंटू सी = 0। ये 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 64 आएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वैसे भी प्लस हो जाता है, ये आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर -8c = 0, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको हम पक्षांतर करते हैं, तो -8c यहाँ पर -64। अब देखिए -8 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो c = कितना आया है, 8। यहाँ पर ये 0 मतलब कि ये जो यहाँ पर कह रहा था क्वेश्चन में कि मूल बराबर हैं, मूल इसके तभी बराबर होंगे जब इसका विविक्तर यहाँ पर शून्य होगा, तभी ये बराबर होंगे। अगर ये आपको फार्मूला याद रहा होगा तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। तो c = 8, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ये ऑप्शन आपका डी ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है यदि बहुपद यहाँ पर ये दिया गया है का एक शून्यक 2 है तो ए का मान होगा। मतलब कि शून्यक में यही होता है फ्रेंड्स कि ये जो वैल्यू दिया गया है इसमें ये कुछ इस टाइप से दिया गया है, तो अगर ये जो 2 है इसमें हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि जब हम 2 मान इसमें रखेंगे तो ये 0 के बराबर होगा। तो ये क्या है, इसका शून्यक होगा। तो यहाँ पर जब ये शून्यक हमें दिया गया है तो ए की वैल्यू हम वैसे भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है एक शून्य मतलब कि वो यक्स की वैल्यू दिया गया है, तो जब हम इसमें रखेंगे वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर 2 रखने पर, क्योंकि यहाँ पर हमें वैल्यू को यहाँ पर ए को ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे x² -3x + 5a = यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर देखिए x = 2 रख लीजिए, तो -3 × 2 + 5a = 0, ये हो गया। 2 का स्क्वायर कितना, 4, और यहाँ पर -6, ये हो गया, +5a = 0। 6 में से 4 गया 2, मतलब -2 हो जाएगा, +5a = 0। अब यहाँ पर देखिए 5a और ये इस साइड जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब हमें a की वैल्यू को फाइंड करना था, तो 2/5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 2 ऑप्शन दिया गया है 6 नंबर क्वेश्चन में, एक 5/2 है, एक 2/5 है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 2/5, मतलब कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इसको सही किए तो कमेंट में बताइएगा कि आप लोग ने कितने, देखिए हम 20 क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किया है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए आगे दिया गया है इसमें 7 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है बहुपद इतने के शून्यक हैं। अब मान लेते हैं आपको गुणनखंड नहीं समझ में आ रहा है तो आप वैल्यू रख कर चेक कर सकते हैं। मतलब अगर इसमें से वैल्यू को रखेंगे, ये 4 अगर इसमें रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अगर ये आंसर सही होगा तब, अगर नहीं हो रहा है समझ लीजिए ये आपका आंसर नहीं होगा। इसी तरह इसको भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा आपका टाइम टेकन होगा। तो मतलब अगर नहीं आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको आता है तो आप इसका गुणनखंड कर लीजिए। चलिए हम गुणनखंड इसका करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए x² -5x
+6। इसके शून्य पूछ रहे हैं तो इसको हम 0 के बराबर दिखा देंगे। अब यहाँ पर इसका हम गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर इसको गुणा करते हैं, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हमें 2 संख्याएँ चाहिए, जिसको गुणा करें तो 6 आए और उसको जोड़े घटाएँ तो -5 आए। मतलब कि यहाँ पर हमें ये मिल गया -3x -2x +6 = 0। अब यहाँ पर देखिए x को कॉमन लेंगे तो x-3 इसमें भी आएगा, ये हमें पहले से ही पता है। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, -2 बच रहा है, मतलब कि यहाँ पर x तो है, -2 नहीं है, तो -2 यहाँ पर लिख लीजिए। x-2 हो जाएगा, x-3 हो जाएगा = 0। अब देखिए इसको 0 से कंपेयर करेंगे तो x बराबर 2 आएगा और x बराबर 3। तो यहाँ पर 2 और 3 किस में दिया गया है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया गया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे हम आपको पहले बता रहे थे उसमें क्या होगा कि देखिए ये ऑप्शन सही है, तो इसमें से इसमें 2 रखेंगे चाहे 3 रखेंगे इसमें, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है बिंदु -5, 6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। देखिए इसको आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। ये 8 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर हम साइड में इसको आपको बता रहे हैं। तो देखिए ये x होता है, ये y और यहाँ पर ये x डैश, ये y डैश, ठीक है ना। अब देखिए आप जानते हैं कि ये प्लस में होता है, ये भी प्लस में होता है, तो यहाँ पर प्लस प्लस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस में होता है और ये क्या होता है, प्लस में, तो ये माइनस प्लस। जो यहाँ पर संख्या दिया गया है, एक माइनस एक प्लस में दिया गया है, तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। अब यहाँ पर आप इसको, ये जो संख्या दिया गया है इससे आप इसको मैच करिए, क्या आपको कौन सा चतुर्थांश आपको दिखेगा ये बताइए आप। मतलब यहाँ पर देखिए माइनस है, हमें केवल वैल्यू से नहीं, यहाँ पर वैल्यू से नहीं मतलब, हमें साइन से मतलब है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस में है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा माइनस है कौन सा प्लस है। इसमें दोनों प्लस है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर माइनस है, इसमें प्लस है, और इसमें क्या है, दोनों माइनस हो जाएंगे, ये हो गया। और इसमें क्या होता है, इसमें एक प्लस होता है और ये वाला माइनस हो जाएगा। मतलब यक्स को पहले लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर इसको पहले लिखेंगे। देखिए इन दोनों में से कौन सा होगा, माइनस पहले आया है जो वैल्यू दिया गया है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मतलब कौन सा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, द्वितीय चतुर्थांश, तो ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन इसमें आपको आवश्यकता किसकी थी, फार्मूले की, जो कि फ्रेंड्स एग्जाम से पहले हम आपको बताए भी थे कि जब आप एग्ज़ाम देने जाना तो एक बार फार्मूला ज़रूर रिवीजन कर लेना। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, क्वेश्चन काफ़ी इजी आते हैं, लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमें तब डिफ़िकल्ट लगते हैं जब यहाँ पर क्वेश्चन हम पढ़ें और हमें फार्मूला ही याद ना हो, तभी हमें डिफ़िकल्ट लगता है। तो यहाँ पर ये दिया तो ईजी ही है, लेकिन ये हमें डिफ़िकल्ट इसलिए लगेगा क्योंकि हमें फार्मूला नहीं याद होगा। तो यहाँ पर कह रहा है चाप की लंबाई होगी, तो यहाँ पर अभी तो इसको हम बिना सॉल्व किए यहाँ पर बता नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये फार्मूला हमें याद है। तो त्रिज्या हमें क्या दिया गया है, ए दिया गया है, और यहाँ पर कोण कितना दिया गया है, थीटा दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या ए है तथा इसका एक चाप केंद्र पर कोण थीटा अंतरित करता है तो चाप की लंबाई होगी। तो यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या दिया गया है, त्रिज्या r = a दिया गया है, ये हो गया, और थीटा जो है यहाँ पर थीटा ही दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ से थोड़ा सा आप समझ लीजिए, यहाँ पर ये है, मान लेते हैं ये इतना है, हमें चाप की लंबाई बताना है, मतलब ये इसको हमें बताना है, इतने को, ये कितना है यहाँ पर थीटा है, और ये त्रिज्या कितना है यहाँ पर a दिया गया है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे चाप की लंबाई इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है θ/360 × 2πr, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पर थीटा ही दिया गया है, तो थीटा ही लिखते हैं, 360 × 2 है, ठीक है, पाई है तो पाई रहने दीजिए, आर के स्थान पर क्या है, ए है। अब देखिए क्या इस टाइप से ऑप्शन दिया गया है, अगर नहीं दिया गया होगा तो इसको हम कैंसिल करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें θ/360, इसमें 2 यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन
सही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 2 पाई ए, यहाँ पर देखिए 2 पाई ए है और थीटा अपॉन 360 ये दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि एंगल ए 45 है, एंगल ई 56 है, तो एंगल सी बराबर होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, इसमें जो भी दिया गया है और कह रहा है दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो यहाँ पर ये जो कोण बनेगा मतलब एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर और एंगल सी एंगल एफ के बराबर होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा फिगर के माध्यम से, ताकि ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आए। तो यहाँ पर 10, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं दो त्रिभुज, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर ये डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। आपसे कह रहा है एंगल ए 45 है। जब एंगल ए 45 है तो यहाँ पर ये भी कह रहा है कि त्रिभुज क्या है, ए बी सी और समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। जब इसके समरूप है तो एंगल ए जितना होगा एंगल डी भी उतना होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, एक मिनट सॉरी फ्रेंड्स, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होगा यहाँ पर, और यहाँ पर एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा। जब ये इतना है यहाँ पर और एंगल ई दिया गया है 56 है यहाँ पर, तो यहाँ पर एंगल ई जितना होगा ये भी उतना होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। अब आपसे कह रहा है एंगल सी ज्ञात करिए, तो क्या आप इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए त्रिभुज ए बी सी में, ये हो गया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं त्रिभुज कोण योग, कोण योग गुणधर्मों। लेकिन आपको इतना कुछ लिखना भी नहीं था, आप वैसे भी जानते हैं आपको किस में फिल करना था, ओएमआर में फिल करना था। तो रफली आप सॉल्व करिए, ये आपके समझने के लिए यहाँ पर इतना हम डिटेल से बता रहे हैं, नहीं तो इतना डिटेल में आपको इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मिलेगा तो एक ही नंबर। तो यहाँ पर देखिए 45, ठीक है, प्लस एंगल बी कितना है यहाँ पर 56 56 प्लस एंगल सी यहाँ पर नहीं ज्ञात है इक्वल टू 180, एंगल सी इक्वल टू, इसको ऐड करिए, देखिए यहाँ पर कितना आएगा 5 4 9 90, देखिए 50 40 90, मतलब ये 101 हो जाएगा कुल मिलाकर। तो यहाँ पर लिखेंगे 180 माइनस 101 को माइनस कर देंगे, ये हो गया, यहाँ पर 79 आएगा। थोड़ा आप लोग मैच कर लीजिएगा, देखते हैं आंसर, हाँ आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये इसको इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये 79 आएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने स्टूडेंट 79 लगाए हैं उनका आंसर एकदम सही है। 101 पर जितने लगाए होंगे फ्रेंड्स वो आपका रॉन्ग है, ये आपको ध्यान देना है। तो 11 नंबर यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि यदि cos a इक्वल टू 5/13 है तो tan a कितना होगा। तो यहाँ पर लिखा है cos a इक्वल टू 5/13। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम फिगर बनाएंगे, यहाँ पर ये थीटा है, यहाँ पर a दिया गया है, तो यहाँ पर चलिए हम a ही मान लेते हैं, ए बी सी। तो cos a इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो यानी आधार यहाँ पर ये 5 है, ये 13 है। आप जानते हैं जब ये 13 है, ये 5 है, मतलब कर्ण 13 है, तो ये 12 होता है। आप पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं इसकी भुजा, वैसे भी आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो 13 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर करेंगे तो ये हमें BC मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इतना आ गया है। अब हमसे ज्ञात क्या करने के लिए कह रहा है, tan a ज्ञात करने के लिए कह रहा है। tan a इक्वल टू क्या होता है, आप कहेंगे लंब बटे आधार, ये होगा। तो लंब कितना है 12 बटे में यहाँ पर आधार क्या है 5 है, मतलब कि 12 बटे में 5। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन, ये आपका राइट आंसर है, 11 नंबर का ए ऑप्शन, ये हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। 12 नंबर, 12 नंबर में क्या है, तो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 में कह रहा है cos थीटा इक्वल टू 1 है तो tan थीटा का मान होगा।
मतलब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगा। किसी न किसी तरीके से अगर हमें थीटा की वैल्यू ज्ञात हो जाए तो हम tan थीटा ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम थीटा की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है cos थीटा इक्वल टू 1 दिया गया है, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा किसकी वैल्यू 1 है, तो आप कहेंगे cos 0 की वैल्यू 1 है। अगर हम थीटा से कंपेयर करेंगे तो थीटा इक्वल टू 0 आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछ क्या रहा है, tan थीटा की वैल्यू, मतलब कि tan 0 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो tan 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से दिया गया है, 2 tan 30 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक है, इसमें वैल्यू को हम रख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसको हम साइड में ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 2 tan 30, वैल्यू याद होगा तो फ्रेंड्स आप खुद ही वैसे भी सॉल्व कर लेंगे, केवल आपको यहाँ पर आंसर मैच करना है अगर आप इसको सॉल्व कर कर आए हैं तो। यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, बटे में 1 प्लस tan 30 का 1/√3 होता है। ठीक है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू 2/√3, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1/3, ये इतना हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे इसको सॉल्व करिए, 2/√3, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, एक 4, मतलब 4/3, ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो 2/√3 हो जाएगा, ये जो बट्टे में है ये ऊपर जाएगा और यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, मतलब ये 4/3 जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 3 बटे में यहाँ पर 4। अब देखिए √3 का हम परिमेकरण कर दे रहे हैं तो यहाँ पर √3/√3, ये हो गया। ठीक है ना, जितना ये लिखा था उतना ही लिखे हैं, केवल √3 का परिमेकरण कर दिए हैं। यहाँ से देखिए अब इसमें क्या होगा, 2 से ये कैंसिल, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 3 है, ये √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, मतलब कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या यहाँ पर, √3। तो यहाँ पर कितना आया है, √3 आया है। एक बार आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा। वैसे यहाँ पर हम सही सॉल्व किए हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो 3 लिखा था, √3 इंटू √3 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर √3 हो जाएगा और ये जो बटे में 2 है इसको यहाँ पर लिख लीजिए। √3/2 यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, तो यहाँ पर ये आपका सही हो जाएगा। देखिए √3 भी दिया गया था, अगर आप कहीं पर मिस्टेक करेंगे, अगर 2 को अगर नहीं लेंगे, यहाँ पर √3 भी दिया गया है तो आप सी ऑप्शन में टिक लगा देंगे। तो आपको जब भी आंसर लिखना है एक बार उसको मैच कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, यदि tan अल्फ़ा इक्वल टू sin अल्फ़ा हो तो अल्फ़ा का मान होगा। देखिए इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, यदि आपको यहाँ पर एंगल ज्ञात है। देखिए tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है और sin अल्फ़ा का मान कितना होता है, मतलब sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर ये जो इनफाइनाइट और 1 बराबर तो हो नहीं सकते हैं, तो ये नहीं होगा। tan 60 का मान √3 होता है और यहाँ पर sin 60 का मान √3/2 होगा, यानी ये भी बी एंगल भी नहीं सही है। tan 45 का मान कितना होता है, ये अल्फ़ा की वैल्यू रख रहे हैं, ये जो अल्फ़ा दिया गया है ना, तो यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं इसको, तो अल्फ़ा यहाँ पर 45, मतलब tan 45 का मान 1 होता है, लेकिन sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, इसका मतलब ये भी नहीं सही है। अब यहाँ पर आते हैं, tan 0 का मान कितना होता है, 0 होता है और sin 0 का मान भी 0 होता है, मतलब कि अल्फ़ा का कौन सा मान यहाँ पर सही हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। अगर ऐसे भी आपको नहीं समझ में आया है तो आपको हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर कर बता रहे हैं। यहाँ पर tan अल्फ़ा इक्वल टू sin अल्फ़ा दिया गया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर tan अल्फ़ा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, मतलब ये बराबर कब होंगे, अल्फ़ा का मान कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो tan अल्फ़ा लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा बटे में कॉस अल्फ़ा लिख सकते हैं। आप कहेंगे लिख सकते हैं, ठीक है। इससे यहाँ पर ये कैंसिल, बचा क्या यहाँ पर 1, इसको इधर गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हुआ है तो इधर भी तो 1 होगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, ये इतना आ गया। अब देखिए कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1 कब होता है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कॉस 0, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 1 मिनट, कॉस 0
अब यहाँ पर अल्फ़ा को अगर हम कंपेयर करेंगे तो 0 डिग्री। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर ये सही आंसर है। अब आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। 15 नंबर क्वेश्चन, ये 14 नंबर था, आपको सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर देखिए इसमें भी आपको फार्मूला आना चाहिए। इसमें कह रहा है यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है का त्रिज्यखंड केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो मतलब हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर थोड़ा फ्रेंड्स हम रफली फिगर बनाते हैं, थोड़ा सा उसमें आपको ध्यान देना है, समझना है। तो यहाँ पर 15 नंबर, यहाँ पर एक वृत्त है, यहाँ पर ये त्रिज्या है मान लेते हैं। तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। थीटा इसमें दिया गया है और त्रिज्या भी दिया गया है, ये 6 है और यहाँ पर थीटा 60 अंश है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर थीटा 60 दिया गया है, लिख लेते हैं 360। पाई की वैल्यू देखिए ऑप्शन से हम देखेंगे, यहाँ पर हमें यहाँ पर पाई की वैल्यू को नहीं रखना है, तो हम भी यहाँ पर पाई की वैल्यू को नहीं रखेंगे। और यहाँ पर देखिए 6 स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए ये 6 बार जाएगा, इससे यहाँ पर ये कैंसिल, तो 6 पाई हो जाएगा। 6 पाई सी एम स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये जो आर दिया गया है ये सी एम में है और हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सी एम स्क्वायर। तो 6 पाई सी एम स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ये बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। 16 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 16 नंबर दिया गया है, कह रहा है यदि ए सेंटीमीटर भुजा के दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये आना चाहिए कि जब ए सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को मिलाते हैं तो वो बनेगा क्या, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको जो अनसॉल्व करा रहे थे, तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था। 2 से 3 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराए थे उसमें, क्योंकि मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कराए हैं। नहीं तो आप जाकर अनसॉल्व की वीडियो आप वहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर ये देखना है भुजा की लंबाई कितना है, ए सेंटीमीटर है, कितने घन है, 2 घन है। जब 2 घनों को मिलाएंगे तो हमें क्या मतलब वो क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। तो उसी घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ये घन कुछ इस टाइप से है, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से, मतलब इसको सही से अगर बनाना चाहें तो यहाँ पर आप इसको बना सकते हैं, ये ऐसे कुछ इस टाइप से। ये घन है तो इसकी प्रत्येक भुजा कितना है, ए है। लेकिन जब इसी टाइप से अगर हम 2 घनों को मिला देंगे तो ये कुल कुल मिलाकर ये घनाभ बन जाएगा। ये कुछ इस टाइप से ऐसे बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा। अब इसमें क्या हुआ आप क्या देख सकते हैं, आप कहेंगे यहाँ पर ये लंबाई जो है ये कितना ए है, तो यहाँ पर ये लंबाई इतना ए हो जाएगा और इतना भी ये ए हो जाएगा, मतलब कि ए प्लस ए, अगर ए देखें तो 2a, लंबाई कितना हुआ 2a। लेकिन यहाँ पर क्या चौड़ाई बदली, नहीं बदली, मतलब ये ऊंचाई और चौड़ाई बदली है, नहीं बदली, ये भी उतना है ये भी उतना जितना इसमें ये दिख रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर लंबाई कितना है, यहाँ पर 2a है और चौड़ाई कितना है, यहाँ पर a है, ऊंचाई कितना है, यहाँ पर ये भी a है, ये हो गया। तो यहाँ पर ये जो बना है ये क्या बना है, घनाभ बना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हो गया। अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं इसी फार्मूले से। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, देखिए यल कितना है 2a है और एल बी कितना है a है, प्लस अब बी एच है मतलब कि a इंटू ए हो जाएगा, प्लस एच एल, एच कितना है a है, यल कितना है 2a है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। 2 2 4 1 5, मतलब 5, यहाँ पर लिख लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं, ये हो गया। अब 5 को 2 से गुणा करिए 10a स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर ये दिया गया है 10a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है यहाँ पर। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, मतलब हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर कर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। देखिए कुछ इस टाइप से दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वर्ग अंतराल, बारंबारता, एफ आई ये हो गया। यहाँ से हमें एक्स आई ज्ञात करना होता है और एफ आई एक्स आई भी ज्ञात करना होता है, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं। ये 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30, 30 से 40, यहाँ तक ये दिया गया था। और यहाँ पर ये 4, 5, 4, 7 ये हो गया। एक्स आई कैसे, इन दोनों को जोड़कर हाफ कर दो, आधा करना है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। 20, 10, 30, 15, मतलब 10 10 ऐड कर रहे हैं। 5 में 10 जोड़े तो 15, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35। एफ आई एक्स आई मतलब कि दोनों को गुणा कर दीजिए। 20, 15 पचे 75, 25 चौको 100, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको गुणा करिए, तो देखिए 35 दूना 70, मतलब 17 21, 210 और 35, 245, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर सिग्मा या फाई कर दीजिए। 5 4 9, 9 4 13, 7 20, 20। अब इसको ऐड करिए, तो 5 5 10 का 0, और यहाँ पर 10 का 0 हासिल आया 1। अब देखिए यहाँ पर 7 2 9, और 9 4 13, 14 का 4 हासिल आया 1, 2 3 1 4, ये हो गया। अब माध्य हमें ज्ञात करना है, माध्य, तो सिग्मा या फाई एक्स आई, मतलब कि कुल मिलाकर इसको हमें लिखना है। ये क्या है आपका, सिग्मा या फाई एक्स आई, ठीक है। सिग्मा या फाई एक्स आई बटे में सिग्मा या फाई, बटे में यहाँ कहाँ क्या दिया गया है 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2, और ये 2, मतलब कितना आएगा 22 आएगा। तो 22 यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर ये 22, ये डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है माध्यिका वर्ग होगा, इसमें आपको माध्यिका वर्ग बताना है। निम्नलिखित सारणी का माध्यिका वर्ग कौन सा होगा। तो चलिए इसको 80 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर माध्यिका वर्ग बताने के लिए यहाँ पर हम संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता में ये क्या होगा, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 10 10 20, 20 6 26, 26 4 30, ये हो गया। इतना हो गया। देखिए n/2, ये तो n है, n/2 कितना हो जाएगा 15, ये हो गया। 15 यहाँ पर ये किस में आएगा, ये CF हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या होता है, F होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमसे क्या पूछ रहा है, माध्यिका वर्ग पूछ रहा है, तो यहाँ पर माध्यिका वर्ग ये आपका हो जाएगा, जिसमें F है वही यहाँ पर माध्यिका वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 से 15, तो यहाँ पर 10 से 15 कौन सा दिया गया है, ए ऑप्शन दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 18 का ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं आगे, यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। देखिए फ्रेंड्स, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपने नहीं सॉल्व किया था, तो हो सकता है इस टाइप से क्वेश्चन आप सॉल्व किए रहे हों। 53 सोमवार, 53 मंगलवार, 53 बुधवार होने की प्रायिकता, मतलब सब सेम ही है, केवल इसमें रविवार दिया गया है। तो उससे आपको, अगर आप इसके पहले भी सॉल्व किए रहे होंगे, तो आप बिना सॉल्व किए भी आप टिक लगा सकते थे इसमें। तो इसमें अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है, कह रहा है इसमें यहाँ पर कुछ इस टाइप से। देखिए अधिवर्ष कितना है, 366 दिन। 366 दिन में क्या होता है कि जो 364 होगा, उसमें क्या हो जाएगा, 52 सप्ताह हो जाएगा, प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब इसी 2 दिन में फ्रेंड्स क्या आना है, एक रविवार अगर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा, यही होगा इसमें। तो यहाँ 2 दिन में क्या क्या हो सकता है, संडे, मंडे ये होगा, या मंडे होगा, या ट्यूसडे ये होगा, या ट्यूसडे होगा, या वेडनेसडे ये होगा, या फिर वेडनेसडे या फिर थर्सडे हो जाएगा, या फिर यहाँ पर थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे हो जाएगा, फ्राइडे के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्राइडे या सैटरडे, कुछ इस टाइप से होगा। अब देखिए यहाँ पर कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितना बना है, 1 2 3 4 5 6,
तो यहाँ पर संडे, मंडे, मंडे से ट्यूसडे 2-2 दिन का देखना है। मतलब ये 2 दिन क्रम से ही तो आएंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि संडे के बाद ट्यूसडे आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। संडे के बाद मंडे आएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे होगा, या फिर वेडनेसडे या थर्सडे, या थर्सडे या फ्राइडे, या फ्राइडे या सैटरडे हो जाएगा, या फिर फ्रेंड्स सैटरडे और संडे हो जाएगा। कुल मिलाकर फ्रेंड्स संडे इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन वीक का कितना दिन जा रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 टोटल कितना है? 7। संडे किस में आ रहा है? एक इसमें, एक इसमें, मतलब 2, 2/7 यही आपकी प्रायिकता हो जाएगी। तो यहाँ पर 2/7, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहे यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता, मतलब निश्चित रूप से घटती है तो फ्रेंड्स एक असंभव घटना घटित होने की प्रायिकता 0 होता है, लेकिन निश्चित रूप से घटना जो घटती है उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। तो ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे। अगर आपने सभी क्वेश्चन को सही किए होंगे तो फ्रेंड्स आपको 20 नंबर पूरे मिलेंगे। लेकिन आपको कमेंट कर बताना है कि जितना भी आंसर हम बताए हैं उसमें से आपने किसमें कौन सा ऑप्शन ऑप्शन आपने सही किया है या कौन से क्वेश्चन आपने गलत किया है, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।